दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम कांकर्स चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं ना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 28 जून, तो चलिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में 28 जून की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आजकल मेरा माइक ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे डायरेक्ट सिस्टम में यह वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ का इशू आ सकता है। आप 1-2 दिन एडजस्ट करिएगा जब तक नया माइक नहीं आता। 2 माइक हमारे पास थे और दोनों माइक एक साथ ही ख़राब हो गए हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें एक नया परिवर्तन हो गया है। उसमें परिवर्तन ये हो गया है कि सबसे पहले हम आज की महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे, उसके बाद उन खबरों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यानी 28 जून की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए आज की प्रमुख खबरें हैं। पहली खबर है, इंडिया और अफ्रीका के बीच कृषि साझेदारी हुई है। ठीक है ना, किसके किसके बीच? भारत और अफ्रीका के बीच कृषि साझेदारी हुई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी रिपोर्ट 2025 में जारी की गई है और उसमें भारत की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, यह भी बता चूंकि एसडीजी रिपोर्ट आई है वर्ष 2025 की, तो उसमें भारत की स्थिति के बारे में भी बताया गया है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और तीसरा है आरबीआई की नीतियाँ आई हैं, नीतियाँ और आर्थिक विश्लेषण। तो आरबीआई के संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए सबसे पहली खबर देख लेते हैं कि इंडिया अफ्रीका कृषि साझेदारी, इंडिया और अफ्रीका के बीच कृषि साझेदारी हुई है। ठीक है, भारत और अफ्रीका के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की पहल की गई है। ठीक है, अब इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, ठीक है, साथ ही कृषि नवाचार, ठीक है, कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, नए नए रिसर्च करना, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना। आप जानते हैं कि वर्तमान में दुनिया जो है जलवायु परिवर्तन से गुजर रही है और बहुत तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे क्या हो गया है, आप जानते हैं कि जो मौसम है काफ़ी गर्म होता जा रहा है, कभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कभी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। इस प्रकार जो जलवायु परिवर्तन के दौरान जो कृषि प्रणाली है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है और अगर कृषि प्रणाली डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर खाद्य सुरक्षा कैसे हो सकती है। तो इसीलिए जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा और कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के संबंध में भारत और अफ्रीका के बीच कृषि साझेदारी की गई है। ठीक है ना, अब इसके जो प्रमुख बिंदु थे उनको हम संक्षेप में बता देते हैं। जैसे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, भारत अफ्रीकी देशों को बीज तकनीक, ध्यान रखिएगा, कृषि बीज की तकनीक, सिंचाई प्रणाली, इसे भी ध्यान रखिएगा, और कौशल विकास में मदद करेगा। भारत जो है अफ्रीकी देशों को बीज तकनीक देने में मदद करेगा, सिंचाई प्रणाली के क्षेत्र में मदद करेगा और कौशल विकास के क्षेत्र में मदद करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ICAR और जो है AU, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और AU का मतलब अफ्रीकन यूनियन के बीच यह सहयोग की बात की गई है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, फूड सिक्योरिटी पर जोर, इसमें जो है खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया है। आप जानते हैं कि अफ्रीका में भुखमरी और भारत में पोषण सुरक्षा दोनों के लिए सहायक है। ठीक है ना, यह जो फूड सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि अफ्रीका में भुखमरी को कम किया जा सकेगा और भारत में पोषण की सुरक्षा को जो है बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, संरक्षित किया जा सकेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। यह भी समझौता हुआ है कि जो मैंने कहा ना कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जिस प्रकार की जलवायु बदलती जा रही है उसी हिसाब से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। जैसे जैव विविधता का संरक्षण हो सके, सूखा प्रतिरोधी फसलों का निर्माण करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। अब देखिए ऐसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना जिससे जैव विविधता का संरक्षण हो, सूखा प्रतिरोधी फसलें बनाना ताकि कम पानी खर्च हो। ठीक है, अगर पानी बिल्कुल न मिले तब भी फसलों का उत्पादन हो जाए। और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधन बने रहें। ठीक है, तो ये भारत और अफ्रीका के बीच जो समझौता हुआ उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक है, अब दूसरी जो खबर थी वह थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी रिपोर्ट 2025 की जारी कर दी गई है और उसमें भारत की स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एसडीजी रिपोर्ट में जो भारत की स्थिति है 2025 की एसडीआर रिपोर्ट में भारत 99वें स्थान पर है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो एसडीजी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? 99वां स्थान है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है परीक्षाओं में।
अब देखिए भारत का जो स्थान है एसडीजी में 99वां स्थान है और इसका स्कोर है 67। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किसका स्थान, प्रथम स्थान पे कौन है, द्वितीय पे कौन है, तृतीय पे कौन है और एसडीजी रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए एसडीजी इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र और बर्टेल्समैन फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है ना, यह एसडीजी इंडेक्स किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र और बर्टेल्समैन फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया। इसके बारे में अभी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें भारत की स्थिति के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, एसडीजी रिपोर्ट में देखिए एसडीजी 4 किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। एसडीजी 5 लैंगिक समानता से संबंधित है। एसडीजी का मतलब सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखिएगा। अगला है एसडीजी 13 जलवायु कार्यवाही। ठीक है, तो एसडीजी 4, एसडीजी 5 और एसडीजी 13 में भारत की धीमी प्रगति है। इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, किसमें धीमी प्रगति है, एसडीजी 4 में धीमी प्रगति है जो शिक्षा से संबंधित है। एसडीजी 5 में धीमी प्रगति है जो लैंगिक समानता से संबंधित है। और एसडीजी 16 पीसीएस में यह प्रश्न पूछा, 13 सॉरी, एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई में धीमी प्रगति है। यह प्रश्न पीसीएस में पूछा भी गया था, मिलान करने को आया था, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की धीमी प्रगति है। ठीक है, अब देखिए अगला आता है एसडीजी 4 की बात की जाती है, सॉरी एसडीजी 6 जल प्रबंधन की बात की जाती है और एसडीजी 7 ऊर्जा की बात की जाती है। इसमें भारत की संतोषजनक प्रगति है, तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। यानी एसडीजी 6 किससे संबंधित है, जल प्रबंधन से, और एसडीजी 7 ऊर्जा से संबंधित है। इसमें जो है भारत की जो प्रोग्रेस है वह 2025 की रिपोर्ट के अनुसार संतोषजनक प्रगति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सतत विकास लक्ष्य में राज्यों का जो प्रदर्शन है वह किस हिसाब से है, तो देखिए केरल प्रथम स्थान पे है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के क्षेत्र में प्रदर्शन में। दूसरा हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसडीजी के क्षेत्र में जो राज्यों का प्रदर्शन है वह कैसा है, तो केरल प्रथम स्थान पे, हिमाचल प्रदेश द्वितीय पे और तमिलनाडु तृतीय स्थान पे है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज की जो तीसरी खबर है वह है आरबीआई की नीतियां और आर्थिक विश्लेषण के संबंध में। देखिए आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्टों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वह कितना रहने का अनुमान है, 6.4%। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। आरबीआई और एसबीआई की रिपोर्टों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो भारत की जीडीपी दर है वह 6.4% रहने का अनुमान है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रमुख बिंदु इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जीडीपी वृद्धि तो हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, आरबीआई और एसबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार क्या है, जीडीपी में वृद्धि तो हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। देखिए आर्थिक विकास हो रहा है पर रोजगार सृजन धीमा है, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। एमएसएमईज, इनफॉर्मल सेक्टर और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए ऐसी ग्रोथ का क्या मतलब है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन रोजगार सृजन धीमा है। एमएसएमईज, इनफॉर्मल सेक्टर और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर असर। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए आरबीआई की नीतियों की चर्चा करते हैं। आरबीआई जो है मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने दरों में स्थिरता बनाए रखी है। जो आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा हुई है उसके अनुसार मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने दरों में स्थिरता बनाए रखी। इसका उद्देश्य था मुद्रा स्थिति को नियंत्रित रखना। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निर्यात और वैश्विक मांग में कमी आई है वर्तमान में। अमेरिका और यूरोप में मंदी का असर, और यह जो है भारत पर भी पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में जो मंदी का असर है उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। आप जानते हैं भाई, जब उनको किसी चीज़ की खपत होगी तब तो वह भारत से मांगेंगे, तब उन्हें भारत भेजेगा तो भारत का निर्यात बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे देश जो सर्वाधिक सामानों का यूज करते हैं वहीं मंदी आ जाएगी तो अन्य देश जो अपना सामान निर्यात करके आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं तो उनकी भी स्थिति उससे खराब हो जाएगी, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण खबर है। मानसून और कृषि के बीच संबंध क्या होता है, बताइए मानसून और कृषि के बीच संबंध क्या होता है। देखिए मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 28 जून से मानसून की सक्रियता की घोषणा की है, मतलब आज से मानसून सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। अब देखिए जब मानसून सक्रिय हो जाएगा तो उसका सीधा असर किस पर पड़ेगा, खरीफ फसलों पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप जानते हैं भारत की जो कृषि है वह मानसून आधारित है। ठीक है, जब आप कृषि विज्ञान पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन ही यही आपको मिलेगी कि जो भारत में कृषि है वह किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। तो जो मानसून आएगा उस हिसाब से भारत की कृषि पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में देखिए धान, मक्का, दलहन जैसी
खरीफ फसलों की बुआई होनी है और जब मानसून आएगा तो इनकी बुआई संभव हो पाएगी। दूसरा, समय पर अगर मानसून आ जाता है तो उच्च उपज की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है, मानसून अगर समय पर आता है तो फसलें जो है उच्च उपज देने लगती हैं, यानी अधिकतम उत्पादन हो पाता है। ठीक है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है अत्यधिक बारिश से बाढ़ और मिट्टी क्षरण की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब इसमें फायदे और नुकसान दोनों समाहित हैं। ठीक है, मानसून आएगा तो धान, मक्का, दलहन जैसी खरीफ फसलों की बुआई हो जाएगी। समय पर मानसून आने से उत्पादकता बढ़ जाती है और अत्यधिक बारिश से बाढ़ और मिट्टी के क्षरण की संभावना भी बढ़ जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, मानसून पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, तो आप जानते हैं कि मानसून का जो पैटर्न है वह अनिश्चित हो गया है। कभी कभी आप देख रहे होंगे जितनी गर्मी अप्रैल के महीने में पड़ने लगी है, मार्च के महीने में पड़ने लगी है, उतनी गर्मी पहले जून के महीने में पड़ती थी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मानसून जब आना है उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो जाती हैं कि मानसून 15 दिन 20 दिन लेट हो जाता है या क्षमता से कम मात्रा में मानसून आ पाता है, जिससे जो है सूखा पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का जो है इस पे मानसून पे बहुत बुरा असर हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है किसान मानसून पर निर्भर है। तो अगर किसान मानसून पर निर्भर है और जलवायु परिवर्तन से मानसून का पैटर्न बदल गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समस्या बढ़ गई है। ठीक है, किसकी समस्या, किसानों की समस्या, उत्पादन की समस्या आदि समस्या बढ़ गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इससे निपटने के लिए सरकार की जो तैयारियां हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, सरकार की तैयारी है पीएम फसल बीमा योजना, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ई-नाम योजना और कृषि मेघ योजना। ठीक है, यह 3 योजनाएं हैं। ये डेटा सिस्टम है, मौसम डेटा सिस्टम नहीं है, डेटा सिस्टम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्लाउड डेटा सिस्टम है। ठीक है ना, क्लाउड डेटा सिस्टम है कृषि मेघ, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसमें पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। बहुत बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, मिलान करने को आया है। तो पीएम फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वह की गई थी 18 फरवरी 2016 को। ठीक है ना, 18 फरवरी 2016 को पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, देखिए इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोग आदि के कारण जो फसलों को क्षति होती है उसकी क्षति को रोककर किसानों की आय को स्थिर करना। ठीक है ना, और कृषि क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो प्राकृतिक आपदाओं से जो फसलें नष्ट हो जाती हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 18 फरवरी 2016। इस तिथि को याद रखिएगा, यह अक्सर परीक्षा में मिलान करने को पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी योजना पे। दूसरी योजना है इनाम योजना। ठीक है, इनाम योजना के बारे में जानते हैं। अब देखिए, इनाम का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इनाम का फुल फॉर्म है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इनाम क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। अब इसकी शुरुआत कब की गई, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, अक्सर मिलान करने को आता है। तो इनाम योजना की जो शुरुआत है वह 14 अप्रैल 2016 को की गई। ठीक है ना, 14 अप्रैल 2016 को की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट। ठीक है, यह किस योजना का उद्देश्य है, यह इनाम योजना का उद्देश्य है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेट नोट करिए। ठीक है, इसकी डेट क्या है, 14 अप्रैल 2016। ठीक है, इसे याद करिए। दूसरा, इसका उद्देश्य वन नेशन वन मार्केट का है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस योजना के द्वारा क्या किया गया, देश भर की सभी मंडियों को एकीकृत कर एक जगह व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट योजना है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं, जान लेते हैं आखिर कृषि मेघ क्या है, कृषि मेघ योजना क्या है। ठीक है, इसमें क्या व्यवस्था की गई है। अब देखिए, कृषि मेघ योजना एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसे ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि डेटा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, ICAR द्वारा और प्लस राष्ट्रीय कृषि डेटा केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि डेटा केंद्र के द्वारा इसका विकास किया गया है।
ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कृषि मेघ का विकास किया गया है, यह एक डिजिटल भंडार है। तो यह क्या डिजिटल भंडार है, चूंकि यह कृषि से रिलेटेड है तो यह कृषि से जुड़े डेटा, उससे संबंधित अनुसंधान, उससे संबंधित तकनीक और सूचनाओं को ऑनलाइन सुरक्षित और सुलभ बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कृषि से संबंधित डेटा, कृषि से संबंधित अनुसंधान जो नए नए हो रहे हैं, ठीक है, उसके संबंध में, कृषि के संबंध में नई नई तकनीक और कृषि के संबंध में जो सूचनाएं हैं, कृषि के संबंध में सूचनाओं को ऑनलाइन सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है कृषि मेघ का। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डेटा सुरक्षित रहेगा तो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को यह डेटा मिलेगा कि आपके यहाँ की मिट्टी में क्या कमी हो गई है, आपकी मिट्टी को किस मतलब खनिज की आवश्यकता है और कौन सी फसलें वहाँ हो सकती हैं। अगर पानी कम बरस रहा है, सूखा पड़ा है, तो ऐसे समय में कौन सी फसलें वहाँ उगाई जा सकती हैं। तो इन सब के लिए यह राष्ट्रीय कृषि डेटा केंद्र और ICAR द्वारा शुरू किया गया कृषि में एक बेहतर प्लेटफार्म है जिसमें सारी सूचनाएं एकत्रित रहेंगी। ठीक है, तो यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि मेघ भी। तो PM फसल बीमा योजना, इनाम योजना और कृषि मेघ योजना, इनके बारे में आपने जाना। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इन खबरों के आधार पर हमने प्रश्नों का निर्माण किया है। अब उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो इन खबरों पर आधारित है और परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना रखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली खबर पे आते हैं। देखिए भारत और अफ्रीका की हालिया साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, तो अभी हमने आपको बताया था कि कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो भारत और अफ्रीका के बीच जो हालिया साझेदारी हुई है उसका उद्देश्य है कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा, इसे याद रखेंगे। अब देखिए इसका 20 सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत और अफ्रीका ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग को गहरा किया है जिससे खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके बारे में हमने खबर पढ़ते ही चर्चा कर लिया था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आज का दूसरा सवाल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी SDR 2025 में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी SDR 2025 में भारत का रैंक क्या है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे अपडेट करिए। 2025 की SDR रिपोर्ट में जो भारत की रैंक है वह है 99। ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो भारत का स्कोर है वह कितना है, तो स्कोर है भारत का 67। ठीक है, तो रैंक है 99 और भारत का स्कोर है 67, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि यह जो रिपोर्ट जारी हुई SDR 2025, इसका विषय क्या था इस बार, यह भी जानना आवश्यक है, परीक्षा में पूछा जाता है विषय। तो इसका विषय था 2030 और, ठीक है, 2030 और मध्य शताब्दी तक, 2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास के लिए वित्त पोषण, सतत विकास के लिए वित्त पोषण। ठीक है, यह विषय था 2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास के लिए वित्त पोषण, यह SDR रिपोर्ट 2025 का विषय था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए SDR रिपोर्ट जो जारी होती है वह किसके संदर्भ में जारी होती है, SDG के संबंध में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या इसे कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य को बताने के लिए कि यह लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में देश कितनी दूर तक आगे बढ़े हैं, उसे बताने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है यह कौन जारी करता है, किसके द्वारा यह बनाया जाता है, तो यह देखिए UN मतलब यूनाइटेड नेशंस, SDSN। ठीक है, SDSN का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे कहते हैं SDSN को। और UN SDSN की जो स्थापना हुई वह कब की गई, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ष 2012 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, UN SDSN की शुरुआत कब होती है, वर्ष 2012 में होती है। ठीक है, और 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है। किसको स्वीकार किया जाता है, सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है। कब किया जाता है, 2015 में UN महासभा के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया जाता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा दी जाती है। वह समय सीमा है वर्ष 2030 तक। ठीक है ना, वर्ष 2030 तक इन्हें प्राप्त करने की समय सीमा रखी गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यह जो सतत विकास लक्ष्य हैं यह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, मतलब एक मनुष्य के जीवन के संपूर्ण विकास के संबंध में है। ठीक है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उनके संपूर्ण विकास के संबंध में ये सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे।
अब देखिए सतत विकास के अंतर्गत कुछ लक्ष्यों की संख्या कितनी है, 17 लक्ष्य हैं, और कौन सा लक्ष्य किस नंबर पे है यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, कि किस लक्ष्य को किस स्थान पे रखा गया है। अभी हमने खबर बताते हुए आपको बताया था कि SDG 4 है शिक्षा से संबंधित, SDG 5 है लैंगिक समानता से संबंधित, SDG 13 है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ऐसे ही 17 लक्ष्य को निर्धारित किए गए हैं जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जब सतत विकास लक्ष्य नहीं था, SDG नहीं था, तो उसके पहले क्या चलता था, तो देखिए SDG आया है MDG के स्थान पे। MDG का मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, या इसे कहते थे SDG से पहले चलता था सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। क्या, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, और इसे कहा जाता था MDG, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और MDG कब से कब तक चला, यह चला वर्ष 2000 से लेकर के 2015 तक MDG चला, ठीक है। और 2015 से MDG का स्थान किसने ले लिया, SDG ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य ने इसका स्थान ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए जो MDG था इसका उद्देश्य क्या था, जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य था इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी को कम करना, ठीक है, वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी को कम करना, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसे जोड़ दिया, अत्यधिक गरीबी को कम करना, यह MDG का टारगेट था। उसके बाद SDG आ गया। SDG के बारे में जितनी बातें हो सकती थी मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर भारत का जो स्कोर है 99 है और वह मतलब रैंक 99 है और स्कोर 67 है, तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से देश हैं SDG रिपोर्ट में, वर्ष 2025 के SDR रिपोर्ट में, तो देखिए पहले स्थान पे है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड है, और फिनलैंड का जो स्कोर है वह है 86.35। दूसरे स्थान पे जो देश है वह है स्वीडन, और स्वीडन का जो स्कोर है वह है 85.70। तीसरे स्थान पे जो देश इसमें है SDG में तीसरे स्थान पे वह है डेनमार्क, और डेनमार्क का जो स्कोर है वह कितना है, वह है 85%, ठीक है। तो यह थे जो देश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे रहे, जबकि भारत का जो स्कोर है SDR में 99 है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में किस IIT में सरकारी अधिकारियों के लिए AI गवर्नेंस ट्रेनिंग शुरू की गई है। आपको बताना है कि किस IIT में सरकारी अधिकारियों के लिए AI गवर्नेंस ट्रेनिंग, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है IIT दिल्ली में, C ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। देखिए IIT दिल्ली में नेशनल ई-ग्रीवांस डिवीजन यानी NEGD ने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए AI इन गवर्नेंस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रशासन में किस प्रकार से AI का यूज किया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा यह कार्यक्रम IIT दिल्ली में चलाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, आज की चौथी बड़ी खबर है। देखिए पूरी रथ यात्रा से संबंधित यह खबर है, और आप जानते हैं कि 27 तारीख को पूरी रथ यात्रा की शुरुआत, यानी कल जो है किसकी शुरुआत हो गई है, भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा। पुरी कहाँ स्थित है यह जानना आवश्यक है। तो पुरी स्थित है उड़ीसा राज्य में, ठीक है, पुरी कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, यह पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ के सम्मान में यह पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूरी रथ यात्रा में क्या होता है कि वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। और पूरी रथ यात्रा 27 जून से लेकर के इस बार 8 जुलाई तक यह चलेगी। कब तक, 8 जुलाई तक, 27 जून से 8 जुलाई तक पूरी रथ यात्रा चलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें भारी जनसमूह की उपस्थिति होती है, इसलिए इसमें थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें C ऑप्शन सही है, भारी जनसमूह की उपस्थिति। पूरी रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, आज का हमारा 5वां प्रश्न है। देखिए 5वां प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्या बताई गई है।
ठीक है। तो वर्ष 2025-26 का जो वित्त वर्ष है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितने परसेंट बताई गई है? 6.4%। देखिए, जब हम महत्वपूर्ण खबर पढ़ रहे थे तब हमने इस बात को आपको बताया था कि आरबीआई और एसबीआई द्वारा जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो भारत की ग्रोथ रेट है वह 6.4% रहेगी। और इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह बहुत आवश्यक प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका सही उत्तर है 6.4%। विशेषज्ञों और रिपोर्टों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में लगभग 6.4% की दर से बढ़ने की संभावना है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि मानसून की हालिया भविष्यवाणी के अनुसार किन क्षेत्रों में 28 जून से बारिश की संभावना है। आपको बताना है कि जो मानसून विभाग की हालिया भविष्यवाणी की गई है उनके अनुसार किन क्षेत्रों में 28 जून से बारिश की संभावना है। तो देखिए, वह क्षेत्र हैं यूपी, हरियाणा और एनसीआर, ठीक है, याद रखिएगा, यूपी, हरियाणा और एनसीआर में 28 जून से बारिश की बड़ी संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। आज को जो हमारा सातवां प्रश्न है वह है कि एसडीजी रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह केवल आर्थिक सूचकांक है, गलत है। यह भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, यह भी गलत है। इसमें केवल पर्यावरणीय मानक होते हैं, यह भी गलत है। यह वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित होती है। और मैं आपको बता दूं, इसमें कुल कितने लक्ष्य समाहित हैं? कुल 17 लक्ष्य समाहित हैं जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है एसडीजी में, ठीक है। यह एसडीजी रिपोर्ट के संबंध में यह कथन सही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, एसडीजी रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी न होकर के एसडीएसएन, यह यूएन की एक संस्था है, और प्लस जो है बर्टेल्समैन, ठीक है, बर्टेल्समैन के द्वारा यह जारी की जाती है। यह भी संस्था है बर्टेल्समैन, ठीक है, इसके द्वारा यह जारी की जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सी ऑप्शन में क्या दिया है, यह वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, समानता आदि 17 लक्ष्य शामिल हैं, इन्हें नोट करिएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए, आठवां प्रश्न है बजाज ब्रोकिंग द्वारा हाल ही में निवेश के लिए किस कंपनी को बाई रेटिंग दी गई है, ठीक है। बजाज ब्रोकिंग द्वारा किस कंपनी में निवेश, हाल ही में निवेश के लिए किस कंपनी को बाई रेटिंग दी गई है। तो देखिए, वह कंपनी है लेलॉयड्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इसे बजाज ब्रोकिंग के द्वारा जो है निवेश के लिए बाई रेटिंग की कंपनी दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बाई रेटिंग दी गई है। अब देखिए, इसका सही उत्तर है बी, बजाज रेटिंग्स की रिपोर्ट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है बजाज ब्रोकिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है, यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसके द्वारा लोगों को यह बताया जाता है कि आप किस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। तो इसने लेलॉयड्स इंजीनियरिंग को यह मौका दिया, मतलब घोषित किया है कि यह कंपनी जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, सही उत्तर है लेलॉयड्स इंजीनियरिंग। बजाज ब्रोकिंग की रिपोर्ट में लेलॉयड्स इंजीनियरिंग और टाटा स्टील को मजबूत निवेश विकल्प बताया गया है। कौन कौन को? लेलॉयड इंजीनियरिंग्स और टाटा स्टील को और लेलॉयड्स इंजीनियरिंग को मजबूत निवेश विकल्प बताया गया है। नवा प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत अफ्रीका सहयोग किस वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सकता है। तो आपको बताना है कि भारत और अफ्रीका का जो सहयोग है, अभी खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो सहयोग हमने ऊपर बताया था, उसके तहत कौन कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। तो देखिए, एसडीजी 2 किससे संबंधित है? शून्य भूख या जीरो हंगर से संबंधित है। दूसरा है एसडीजी 9 इंडस्ट्री और इनोवेशन से संबंधित है। तीसरा है एसडीजी 13 या क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यह क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो भारत अफ्रीका के बीच जो सहयोग हुआ है उसके द्वारा यह सभी वैश्विक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। कृषि विकास, अब देखिए इसमें क्या है, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटना, इन सभी एसडीजी से जुड़ा है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। अगला आज का 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए, एआई इन गवर्नेंस, ध्यान रखिएगा, आजकल एआई का इतना यूज बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो है यूपीएससी, ये दोनों यहाँ से प्रश्न बनाने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरकारें भी बहुत योजनाएं इसके संबंध में चला रही हैं। तो एआई इन गवर्नेंस से किस क्षेत्र में लाभ की उम्मीद की जा रही है, आपको यह बताना है। तो देखिए, गवर्नेंस में जब एआई का उपयोग किया जाएगा तो नीति निर्माण और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने में किया जाएगा, ठीक है ना। एआई इन गवर्नेंस में जब भी इसका यूज होगा तो नीति निर्माण और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए एआई का यूज किया जाएगा,
ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि एआई इन गवर्नेंस से सरकारी अधिकारियों को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, जिससे शासन में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी। ठीक है ना, तो निर्णय लेने में सहायता मिलेगी सरकारी अधिकारियों को, और इससे क्या होगा कि शासन में पारदर्शिता और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इन तथ्यों की PDF एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ा करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।